प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज जो अपना पाठ प्रथम हमारे चारों ओर के पदार्थ, पाठ फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास यानी चारों आसपास के पदार्थ अपना चल रहा था। हमारे आसपास के पदार्थ, तो बच्चों क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के हमने आपको करा दिए थे। ये आपकी 9वीं कक्षा। और क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? यस, अवस्थाओं को बदल सकता है। तो ये मान लिया क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ ले क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। जैसे जल है बच्चों, जल ठोस रूप में भी रहता है, जल द्रव रूप में भी रहता है और जल गैस रूप में भी रहता है। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस रूप में तो ये बर्फ के रूप में रहता है, और द्रव रूप में ये पानी के रूप में रहता है, और गैस रूप में ये जल वाष्प के रूप में यानी भाप के रूप में रहता है। ठीक है। तो जल का अगर आणविक सूत्र देखें तो H2O होता है, ठोस का भी H2O होता है, द्रव का भी H2O यानी पानी का भी H2O, तो बर्फ का सूत्र भी H2O होता है, पानी का भी H2O होता है और भाप का भी H2O होता है। इनके रासायनिक सूत्र सेम है, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि ये ठोस है, ये द्रव है, और ये मतलब ये बर्फ है, और ये पानी है, और ये भाप है? तो अगर इनके आगे S लगा दिया जाए तो ये बर्फ है, H2O, और अगर इनके आगे L लगा दिया जाए तो ये पानी के रूप में, और G लगा दिया जाए तो गैस के रूप में है। जानकारी के लिए बता दूं कि जल प्रकृति में एक ऐसी एकमात्र वस्तु है। जल प्रकृति में एक ऐसी एकमात्र या एक ऐसा एकमात्र पदार्थ है, एकमात्र पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर कणों पर प्रभाव पड़ता है। पदार्थ के जो अंदर के जो कण होते हैं उन पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों तापमान का प्रभाव। इसका प्रभाव, तापमान का प्रभाव। ठीक है, तापमान का प्रभाव देखेंगे तो किसी भी पदार्थ का अगर तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? तापमान बढ़ाने पर बच्चों उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कण अत्यधिक तीव्रता से गति करेंगे, क्योंकि कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तापमान अगर आप बढ़ाते हो तो उसके कणों के बीच में, उस पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर। और जिस कारण
यानी तापमान बढ़ाने पर आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है ना, ये पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर। ठीक है, आकर्षण बल कमजोर होने से कण तेजी से गति करेंगे पहले की अपेक्षा, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण वो अधिक तेजी से कंपन करते हैं। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से गति करते हैं, यानी कंपन करते हैं, अधिक तेजी से क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, तेजी से कंपन करेंगे और उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो दी गई ऊष्मा कणों के मध्य आकर्षण बल को, कणों के मध्य आकर्षण बल को पार कर जाती है, आकर्षण बल को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। यानी जो आकर्षण की क्षमता थी उनको क्या कर देती है, भेद देती है, तोड़ देती है, पार कर जाती है। और एक ऐसी अवस्था आती है जिससे ठोस, एक ऐसी अवस्था आती है, ऐसी अवस्था आती है कि ठोस पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं साधारण भाषा में कि ये मान लिया ठोस के कण है, और आप जानते हो ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको करेंगे गर्म, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी ऊष्मा देंगे, तो उस ऊष्मा के कारण इनके मध्य जो ये आकर्षण बल होता है, जिस आकर्षण बल से ये बंधे रहते हैं, ये हमारे द्वारा दी गई जो ऊष्मा है, यानी हम गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा दे रहे हैं, ये ऊष्मा इस आकर्षण बल को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। ठीक है, अगर ये आकर्षण बल टूटेगा तो कण अनियमित रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे, इधर उधर भागेंगे, और कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो कण अत्यधिक तेजी से क्या करेंगे, कंपन। तो हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो किसको पार कर जाती है, इस आकर्षण बल को पार कर जाएगी, और जिस आकर्षण बल से वो कण जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और इधर उधर क्या करेंगे, तेजी से कंपन करेंगे। यानी अभी इन कणों में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने ताप बढ़ाया तो आकर्षण बल टूट गया, आकर्षण बल को ये ऊष्मा पार कर गई। आकर्षण बल टूटा तो ये कणों में क्या बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और कण अत्यधिक तेजी से क्या करेंगे, कंपन करेंगे, और कण ऐसे हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि आकर्षण बल तो टूट गया। तो ये द्रव के जो कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर और गैसों की अपेक्षा क्या होते हैं, पास होते हैं। तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जो ठोस है वो पिघलकर किस में आ जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यानी ठोसों के कण है वो द्रवों के कणों के समान हो जाते हैं, यानी जितने द्रवों के कणों के बीच में दूरी होती है वो दूरी उत्पन्न हो जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ठोस से द्रव में बदलना। इस अवस्था को आपको पता है बच्चों, संगलन या फिर क्या बोलते हैं, गलन। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वो क्या कहलाता है,
गलनांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, तो तापमान के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन के स्तर की माप को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तापमान। और तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, इसलिए तापमान को बड़े टी से लिखा जाता है। किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन के स्तर की माप को उस वस्तु का तापमान कहते हैं। और तापमान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? थर्मामीटर। जैसे बुखार मापने के लिए शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें पारा भरा होता है। और पारा एक विषैली धातु होती है। तो जो डॉक्टर द्वारा अपने मुंह के अंदर वो तापमापी प्रवेश कराया जाता है, उसमें पारा भरा होता है, तापमापी यानी थर्मामीटर के अंदर। तो वो एक विषैली धातु है, अगर वो मुंह के अंदर फूट जाए तो उसका निपटान बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल बुखार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल थर्मामीटर का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिटल थर्मामीटर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंकीय तापमापी। एक मशीन सी आती है, ठीक है, आगे इतनी बड़ी इसकी नोक सी होती है, तो अंकीय तापमापी बोलते हैं, अंकीय तापमापी। और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ये कौन सा मात्रक होता है? एसआई मात्रक, केल्विन। और अन्य मात्रकों में डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। अन्य मात्रक एक तो क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं इसको, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। और एक और अन्य मात्रक होता है इसका, क्या? फारेनहाइट। क्या होता है? फारेनहाइट। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के अंदर तापमान को किस में मापा जाता है? फारेनहाइट में। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है। अपने भारत में जो टेम्परेचर है वो केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। तो रिलेशन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.16 केल्विन। यानी ये बड़ा मात्रक है और केल्विन क्या है? छोटा मात्रक है। बट केल्विन क्या है? एसआई मात्रक है और ये अन्य मात्रक है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखना। अगर डिग्री सेंटीग्रेड से आप केल्विन बना रहे हो, छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक, तो आप 273.16 जोड़ोगे, क्योंकि छोटे से बड़ा मात्रक प्राप्त करते हैं तो बड़े से छोटा मात्रक प्राप्त करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक को आप 60 से गुणा करा दो तो कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड। ये आप नॉर्मल ध्यान रखना। मात्रक बड़ा, परिमाण छोटा, मात्रक छोटा, परिमाण बड़ा। तो बड़े मात्रक से आप छोटा मात्रक प्राप्त कर रहे हो तो परिमाण बड़ा होएगा। परिमाण बड़ा कब होएगा? जब जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो 273 जोड़ दो इसके अंदर। 273.16 आपने जोड़ दिया तो कितना आएगा? 278.16 केल्विन। 278.16 केल्विन। परिमाण बड़ा हो गया, मात्रक छोटा, क्योंकि बड़े मात्रक से आपने क्या प्राप्त किया है? छोटा मात्रक। तो परिमाण बड़ा, मात्रक छोटा। परिमाण बड़ा कब होता है? जब जोड़ते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना आपको बता दिया। ठीक है, अब मान लिया 300 केल्विन है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक, तो मात्रक तो बड़ा होएगा और परिमाण छोटा होना चाहिए। और छोटा कब होता है? जब घटाते हैं। ठीक है, तो लगभग आपने 300 में से क्या घटा लिया? 273.16
घटा लिया। ठीक है, तो जो आएगा परिमाण इससे छोटा होएगा घटाने से, तो मात्रक क्या होएगा, बड़ा। ये डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.1 2 दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो 0.00 मान लो। अब यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8। पॉइंट की सीध में पॉइंट वाले जोड़ घटाव में पॉइंट की सीध में पॉइंट आता है। यहाँ पे 9 में से 3 गए, इकाई में से इकाई, 9 में से 3 गए 6, 9 में 7 गए 2, इसने हंसल दी थी, 2 में से 2 गया 0। 26.84 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन के बराबर होता है। तो आपने क्या नोटिस किया, जब बड़े मात्रक से छोटा मात्रक प्राप्त करते हैं तो परिमाण बड़ा होता है। परिमाण बड़ा कब होएगा, जब 273.16 जोड़ेंगे। और जब छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक प्राप्त करते हैं तो 273 तो परिमाण छोटा होगा और मात्रक बड़ा। तो परिमाण छोटा कब होता है, जब 273.16 घटाते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उसके परिमाण की और एक उसके मात्रक की। ये परिमाण होता है, जो संख्या है वो परिमाण, और ये होता है मात्रक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, अब ये तो आ गई केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.16। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है, बड़े मात्रक से छोटा मात्रक, तो परिमाण बड़ा होगा। परिमाण बड़ा कब होगा, जब 273.16 जोड़ेंगे। और जब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बनाते हैं, यानी छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक, तो परिमाण छोटा होगा। और परिमाण छोटा कब होएगा, जब 273.16 घटाएंगे। ये आपके जो परीक्षा होती है वार्षिक अर्धवार्षिक, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना। अब डिग्री सेंटीग्रेड में और फारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में का सूत्र होता है। समझ में आ गई बात। हमारे शरीर का जो सामान्य शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और केल्विन में ये 0.16 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, सन्निकट मान। 0.16 हटा दिया, राउंड फिगर ले लिया 273। तो 273 इसमें जोड़ेंगे 37 में, तो 310 केल्विन आएगा। तो केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। ये हमारे शरीर का ताप है, सामान्य शरीर का ताप। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 310 केल्विन, और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है। और सामान्य कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। सामान्य कमरे का ताप तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में तो कितना, या डिग्री सेल्सियस में कितना, 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात है। और केल्विन में 310 केल्विन और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। तो ये हमने आपको तापमान के बारे में बताया। तापमान एक भौतिक राशि है, बड़े टी से लिखा जाता है क्योंकि इसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहा जाता है। और इसको मापने के लिए थर्मामीटर, यानी हिंदी में तापमापी कहते हैं थर्मामीटर को, का उपयोग किया जाता है। और आजकल बुखार मापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर यानी अंकीय तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमापी में Hg यानी पारा भरा होता है, जो एक विषैली धातु है। अगर मुंह के अंदर ये थर्मामीटर टूट जाए तो उसका निपटान बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी रिस्क है। तो उस रिस्क को खत्म करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर यानी अंकीय तापमापी का उपयोग किया जाता है। और इसका SI मात्रक केल्विन होता है, अन्य मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में इसको तापमान को फारेनहाइट में मापा जाता है। तो रिलेशन क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.16। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो 273.16 या सन्निकट मान 273 जोड़ दो,
और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बनाना चाहते हो तो 273 घटा दो। और फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है, फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है, ये रिलेशन होता है। और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है और एक उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं, एसआई मात्रक चलते हैं। एसआई मात्रक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इसका पूरा नाम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो सूत्रों में जो भी मात्रक चलेंगे वो कौन से मात्रक चलेंगे, एसआई मात्रक। तो ये हमने आपको ताप के बारे में बता दिया कि ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और आकर्षण बल टूट जाएगा, हमारे द्वारा दी जाने वाली ऊष्मा आकर्षण बल को पार कर जाएगी और एक ऐसी अवस्था आएगी कि ठोस जो है वो पिघल कर किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में। तो वह विधि जिसमें जब कोई ठोस द्रव में चेंज हो जाता है वो गलन या संगलन कहलाती है। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वो ताप क्या कहलाता है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम एक क्रियाकलाप करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2 डायग्राम है क्रियाकलाप के अंदर। तो पहला ये हमने एक स्टैंड लिया, ठीक है, ये हो गया स्टैंड। ये क्लैंप यानी क्लिप, और इस क्लिप की सहायता से हमने एक थर्मामीटर को पकड़ रखा है। इसको पकड़ रखा है, ये एक थर्मामीटर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इस थर्मामीटर को एक बीकर के अंदर हमने डाल दिया, इसमें डाल दिया बीकर में। ये बीकर कांच का बना होता है, ठीक है, इस पर पाठ्यांक लिखे होते हैं, भी 100 ml का बीकर है या 50 ml का बीकर है, ठीक है। तो ये हमने एक थर्मामीटर इसमें डाल दिया और इसको अपन गर्म करते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, इसमें पानी ले रखा है हमने, ठीक है, क्या ले रखा है हमने, पहले बर्फ ली है हमने, अभी मैं बताता हूँ क्या ले रखा है इसमें। तो इसको अपन क्या करते हैं, गरम करते हैं बर्नर की सहायता से। इसको क्या कर रहे हो आप, गरम कर रहे हो, ठीक है। ये आपका स्टैंड हो गया। तो देखिए, और ये इसमें एक कांच की छड़ भी डाल रखी है। ये कौन सी छड़ है, कांच की छड़, ठीक है। और ये क्या है, थर्मामीटर, और ये क्या है, बीकर, और ये क्या है, क्लैंप यानी क्लिप, पकड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे पेच फंसे जाते हैं ऐसे। तो इसमें हमने बर्फ डाल रखी है स्टूडेंट, आगे वाले में पानी लिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल रखी है, बर्फ। ये हमने इसमें क्या डाल दी, बर्फ डाल दी, यानी बर्फ का कोई टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। बर्फ का क्या डाल दिया, टुकड़ा। और इसको अपन नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। थोड़ा मार्कर से ये जो डायग्राम है वो ठीक नहीं बन पाते, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा, यानी
बर्फ का टुकड़ा कितना है, 150 ग्राम है। ठीक है, 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और चित्र के अनुसार प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब जो चंचू होता है, बल्ब थर्मामीटर का बल्ब नुकीला सिरा सा, वो किसको छू रहा है, बर्फ को छू रहा है। ये किसको छू रहा है, बर्फ को। ठीक है, जो थर्मामीटर का बल्ब है वो बर्फ को छू रहा है। धीमी आंच पर बर्फ को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें और संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लें। ठीक है, तो एक तो जब बर्फ पिघलना शुरू हो तब, और एक जब संपूर्ण ये जल में परिवर्तित हो जाए तब। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसका तापमान अपने को नोट करना है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक कि ये उबलने न लगे। अब बर्फ का ये मान लो नेक्स्ट डायग्राम इसका कॉपी पेस्ट ही होगा। जो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा उसमें ये जो बर्फ है ये किस में चेंज होगी, ये बर्फ ये पानी में चेंज होगी। इसमें चेंज होगी, पानी में। ठीक है, ये बर्फ पानी में चेंज होगी। अब इसको इतना गर्म करना है कि ये बर्फ ये जो पानी बना हुआ है ये पिघलने न लग जाए, सॉरी उबलने न लग जाए। ये क्या नहीं हो जाए, उबलने न लग जाए। यानी आपको इसको इतना उबालना है, इतना गर्म करना है, इतनी उष्मा देनी है कि ये उबलने न लग जाए। ठीक है, और इस कांच की छड़ से लगातार आप इसको हिलाते हुए गर्म करेंगे यानी उबालेंगे। और एक ऐसी अवस्था आती है कि ये जो जल है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जल किस में परिवर्तित हो जाता है, भाप में। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप किस प्रकार से है। सबसे पहले चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करते हैं। एक बीकर के अंदर 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और क्लैंप की सहायता से एक थर्मामीटर इस प्रकार लगाते हैं कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो बर्फ को क्या हो, छूता रहे। अब इस बर्फ को धीमी आंच पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो धीमी आंच पर मतलब धीमी आंच से इसको गर्म करते हैं तो ये बर्फ धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगता है, पानी में। ठीक है, तो पहले तो आपको जब बर्फ पिघलने लगे तब तापमान नोट करना है, बर्फ पिघलने लगे तब तापमान नोट करना है। और दूसरा कब, जब संपूर्ण बर्फ किस में चेंज हो जाए, बर्फ में पानी में चेंज हो जाए तब उसका तापमान नोट करना है। तो बर्फ किस में चेंज होगी, पानी में। बर्फ किस में चेंज होगी, पानी में चेंज होगी। अब इस पानी को क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा उष्मा देनी है और जिससे ये पानी, इसको तब तक गर्म करना है जब तक ये पानी उबलने न लगे। तो एक तो उबलते हुए पानी का आपको तापमान नोट करना है और एक जब ये पानी है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है तब उसका तापमान नोट करना है। तो आपको मैं बता दूं, जब ठोस द्रव में बदलता है तो वो विधि क्या कहलाती है, गलन या संगलन। जब कोई ठोस पिघल कर किस में चेंज होता है, द्रव में, तो वो विधि क्या कहलाती है, गलन या संगलन। और वो निश्चित ताप को त्रिभुज से शो करती है। जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वो ताप क्या कहलाता है, गलनांक। ठीक है, और जब कोई द्रव उबलकर क्या करके, उबलकर किस में चेंज होता है, द्रव में चेंज होता है तो विधि क्या कहलाती है, क्वथन। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो वो ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि हम जल को बॉइल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक
यानी आकर्षण बल है, उससे ज्यादा हम उसको उष्मा देंगे तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के मध्य आकर्षण बल की, उसके कणों के मध्य आकर्षण बल के सामर्थ्य को, यानी कितना सहन करने की क्षमता है, सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। अब देखो, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का गलनांक आपको कोई पूछे का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में 273.16 केल्विन होता है। इतने तापमान पर आप गर्म करोगे तो बर्फ किस में चेंज हो जाएगी, पानी में। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन को आपको पता ही है, संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। यानी बर्फ भी ठोस है और बर्फ भी क्या है, ठंडी है। ठीक है, और पानी भी क्या है, ठंडा है। तो तापमान क्या है, समान है। तो हमने जो ऊष्मा इसको गिफ्ट की है, यानी ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में टेम्परेचर समान रहता है, तो वो जो हमने ऊष्मा दी है वो कहाँ पे चली गई, उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वो गुप्त का मतलब जैसे कोई गुप्त दान करता है तो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, तो उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की मतलब ठोस से पानी बना तो टेम्परेचर तो समान है, तो फिर उस ऊष्मा का क्या हुआ, जो हमने बर्फ को गिफ्ट की थी यानी प्रदान की थी, तो वो गुप्त ऊष्मा के रूप में है, यानी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा एक ही बात होती है। ठीक है, तो देखो, गलने के प्रयोग की क्रिया के दौरान हमने देखा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। संपूर्ण बर्फ नहीं पिघलेगी तो तापमान नहीं बदलेगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, और ये माना जाता है कि बीकर में से ली गई सामग्री में छुपी रहती है। ठीक है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जो हमने कहने का तात्पर्य यही है, जो हमने ऊष्मा दी है बीकर को और बीकर से ऊष्मा गई है बर्फ में, तो तापमान तो क्या रहता है, समान। तो देखिए, हमने जो ऊष्मा दी है वो किस में चली गई, बीकर में, और बीकर से बर्फ के अंदर। तो बर्फ के अंदर वो ऊष्मा छुपी हुई है, उसको क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर, इसकी असली परिभाषा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी
उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता भी इसने अवशोषित कर ली क्या। ठीक है, तो अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उसमें वो ऐड हो गई, जो प्रसुप्त ऊष्मा है वो जल के कणों की ऊर्जा में क्या हो गई, जुड़ गई। ठीक है, तो जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो किसके कणों की, इसलिए जो द्रव के कण है यानी जल के कण वो अत्यधिक तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जल को क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो कण अत्यधिक तेजी से कंपन करते हैं, क्योंकि हम जो ऊष्मा दे रहे हैं कणों के बीच में जो आकर्षण बल है जल के कणों के बीच में, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जल के कण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी जल के कणों के मध्य आकर्षण बल तोड़ोगे, ऊष्मा दोगे, तो ऊष्मा को ग्रहण करके वो हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा जल के कणों के आकर्षण बल को पार कर लेगी, और आकर्षण बल टूट जाएगा, और कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो कण है वो स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, और एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो द्रव है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उबलकर गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो विधि क्या कहलाती है, क्वथन। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस में परिवर्तित होता है वो ताप क्या कहलाता है, गलनांक। तो जल के लिए तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में कितना, 273 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये केल्विन में यानी 373 केल्विन, 373 केल्विन होता है। तो हमने जो ऊष्मा दी है जल को, वो जल के कणों के बीच में समावेशित हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे उसको, वाष्पीकरण। ये तो संगलन की गुप्त ऊष्मा है, और जल वाष्प में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वो तो संगलन की गुप्त ऊष्मा है, और ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, 1 किलोग्राम द्रव को
इकाई द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव का, उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की या क्वथन की, वाष्पीकरण की भी कह सकते हैं और क्वथन की भी, क्योंकि वाष्पीकरण में भी द्रव गैस में परिवर्तित होता है और क्वथन में भी द्रव गैस में परिवर्तित होता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या क्वथन की गुप्त ऊष्मा एक ही बात होती है, और गुप्त और प्रसुप्त एक ही बात होती है। तो जो जल के अंदर निहित ऊष्मा है वो कौन सी होगी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलवाष्प के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक। यहाँ पे ये टॉपिक उसी के समरूप है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा, जलवाष्प के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। तो सबसे ऊर्जा ज्यादा किसमें होगी? गैस के कणों में, इसलिए वो ज्यादा गति करते हैं। उससे कम गतिज ऊर्जा किसमें होगी? जल के कणों में, ठीक है। और सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस में, यानी बर्फ में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गर्म करने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है, और जब द्रव गैस से वापस द्रव बनता है तो उसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदलता है वो ताप द्रवणांक कहलाता है। और जब कोई द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको पिंडन या क्या कहते हैं? ईंधन। पिंडन या वो विधि क्या कहलाती है? पिंडन या ईंधन। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है वो ताप क्या कहलाता है? हिमांक। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।